आज हम लोग 2024 का एक सेट पेपर है 346 EFT, इसको सॉल्व करेंगे, इंटरमीडिएट का फिजिक्स। बात समझ में आ रही? चलो। और जो निर्देश था बेटा वो जो पहले सेट में था उसी तरीके से रहेगा, इसलिए मैंने उसको हटा दिया। अब ध्यान देना, ये सब मत करो, फटाफट इधर देखो। खंड आ जो कि एक एक नंबर का होगा। कितने नंबर का बेटा? चलो, जो कह रहा है उसको देखो और सॉल्व करो। आपसे कह रहा है बेटा, विद्युत आवेश एक छोटे आयतन में एक समान वितरित है। कोई एक विद्युत आवेश होगा, मान लेना छोटा सा आयतन ये कोई है, मान लीजिए गोला है ये, इसी पर क्या है, एक समान रूप से वितरित है। कोई भी आवेश हो सकता है, हम लोगों ने मान लिया कि प्लस क्यू आवेश। कितना है बेटा? एक समान रूप से वितरित है इस छोटे से आयतन में। उसके बाद आपसे कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ से कुल आवेश को घेरते हुए विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स 10 वोल्ट मीटर है। यानी आपको एक गॉसियन पृष्ठ मानना है, वो बता दिया है। तो ऐसा गॉसियन पृष्ठ होगा, गोले पृष्ठ होगा। कितने सेंटीमीटर का? 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। तो ठीक है भैया, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला हम लोग क्या करेंगे, एक गोला ले लेंगे। ये यहां से यहां तक मान लेना कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो एक ये क्या होगा, गोला। इसको वृत्त मत समझना, क्या है बेटा? गोला है। और कह रहा है इससे जो गुजरने वाला फ्लक्स होगा, तो गॉस के नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा? बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो कुल आवेश, उस पृष्ठ द्वारा घेरा गया कुल आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट, यही तो होगा। अच्छा, तो कुल आवेश कितना है? क्यू बटे कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट। और ये दिया कितना है आपको, 10 वोल्ट मीटर। ये कितना है, 10 वोल्ट मीटर, ये दे दिया। अब कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ पर फ्लक्स होगा। यानी अगर जो गॉसियन पृष्ठ आपने 2 सेंटीमीटर लिया है, अब 4 सेंटीमीटर का एक ले लिया जाए। कितना ले लिया जाए? तो यहां तक 2 था तो यहां तक 4 हो जाएगा। ऐसे मान लेना एक और गोला है ये, इसकी त्रिज्या कितनी है, यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर। अब कहा जा रहा है इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा फाई, वो कितना होगा? तो नियम के अकॉर्डिंग उतना ही होना चाहिए, क्योंकि ये गोला भी क्या कर रहा है, उतने ही आवेश को घेर रहा है। तो घेरा गया कुल आवेश क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, जो कि किसके बराबर है, 10 वोल्ट मीटर। कितना है बेटा? तो ये कहने का मतलब आपको याद दिला रहा है कि गॉसियन पृष्ठ जो होता है वो आकार पर निर्भर नहीं करता, कितना बड़ा कितना छोटा मान रहे हो। बात समझ में आ रही है? कुल मिलाकर वो कितने आवेश को घेर रहा है इस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो उतना ही रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। 10 वोल्ट मीटर। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं बोलो। ठीक है, दूसरा देखना बेटा, कह रहा है एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। ध्यान से समझना, बताओ क्या? दोनों। हाँ, इन्होंने बताया वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक धारावाही चालक तार है, क्या है बेटा? ये धारावाही है। ये क्या उत्पन्न करेगा अपने चारों? चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र नहीं उत्पन्न करेगा। लॉजिक बताओ, लॉजिक बताओ, रटना नहीं ना, समझना है, बताओ। क्योंकि अगर इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है तो इस पर नेट आवेश कितना होता है, 0। बात समझ में आ रही है? आवेश, कोई वस्तु आवेशित होगा, ये बात किस पर निर्भर करती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। तो इस पर जितना पहले इलेक्ट्रॉन था उतना अब भी है, ये बात तो पहले से पता है। अगर एक सिरे से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो दूसरे सिरे से तुरंत आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में न कमी हुई ना वृद्धि, इसका मतलब आवेश 0। नेट आवेश कितना रहेगा, 0। तो जब कोई आवेश ही नहीं तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। इसका मतलब केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल। तो चुंबकीय क्षेत्र, तो ये चीज याद रखना, दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंफ्यूज करते हैं आपको। जब कहेगा गतिमान आवेश, क्या कहेगा बेटा? तो वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, बहुत बार पढ़ चुके हो। और जब कहेगा कि धारावाही चालक, तो केवल चुंबकीय क्षेत्र और इसके चारों ओर ऐसे। बात समझ में आ रही है? ऐसे उत्पन्न होगा। क्लियर? ये भी कई बार फिगर बना के पूछता है कि भैया बताओ किस तरीके से धारावाही चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ऐसे उत्पन्न होता है। बात समझ में आ रही है कि ऐसे उत्पन्न होता है? बात समझ में आ रही है? तो ये वाला सही होगा, ऐसे मत लगाना। समझ में आई? ऐसे चारों ओर इस तरीके से उत्पन्न। ठीक, चलो ये बात हो गई। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ओके, पहला हो गया, दूसरा हो गया।
अब पहले के गा पे चलते हैं बेटा। कह रहा है कि निर्वात में संचरित होने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे आपको दिया है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी और V इज इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स इंटू के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये आपको दे दिया है। बात समझ में आ रही? कोई डाउट तो नहीं है? हाँ ध्यान देना है क्या सारी चीज आप जानते हो। एक समीकरण में बता रहा हूं। ई नॉट का मतलब वैद्युत क्षेत्र का आयाम शिखर मान, के का मतलब तरंग संख्या, ये तो पता है ना 2 पाई बाई लेमडा। एक्स क्या है? जिस दिशा में संचरित हो रही है। ओमेगा क्या है भैया? कोणीय आवृत्ति। टी क्या है? टाइम। वही सारी चीज इसमें भी। बी नॉट मतलब चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। बाकी सबसे क्लियर है? चलो, तो आपसे कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग है, ई की वैल्यू इतना दिया है, बी की वैल्यू इतना दिया है। ठीक है, ये तात्क्षणिक मान है, ई और बी प्रत्येक सेकंड बदलता रहेगा। तब होगा निम्न में से कौन सा संबंध सही है? बहुत आसान बात है यार। आप एक काम करना है, इसको फर्स्ट बनाना, इसको सेकंड बनाना। बात समझ में आ रही? फर्स्ट को क्या करना? सेकंड से भाग कर देना, तो ये कट जाएगा, पूरा सेम रहेगा ना। बचेगा क्या? ई अपॉन, हाँ ध्यान से समझना, क्या बचेगा बेटा? ई अपॉन बी बराबर ई नॉट अपॉन, और याद करो ये सी के बराबर होता था। बात समझ में आ रही है? और मैंने ये भी प्रूफ करवाया कि 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये भी सी के बराबर होता है। मैंने ये भी प्रूफ करवाया कि ओमेगा अपॉन स्मॉल के जो तरंग संख्या है, ये भी सी के बराबर होता है। बात समझ में आ रही है? सब के सब सी के बराबर होते हैं, इसलिए सबको इक्वल लिखा जा सकता है। ये आप देखना 8वें नंबर चैप्टर में आपको लिखा गया, इंपॉर्टेंट करके। ठीक, ओके। एक चीज समझना, हमको जरूरत किसकी होगी? ई नॉट की, वी नॉट ओमेगा, यही सब में है। तो इस अनुपात और इस अनुपात, यानी जो दूसरा अनुपात है, और कौन सा है भैया? पांचवा अनुपात। ठीक है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो दूसरे और पांचवें अनुपात को ले लो। तो ई नॉट, ध्यान देना बेटा, क्या? ई नॉट बटे वी नॉट बराबर ओमेगा अपॉन 6। अगर संदेह हो तो इसको देख लो फटाफट, मैं दोबारा आपको समझा सकता हूँ। ओमेगा की जगह हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई न्यू, आवृत्ति न्यू है ना। अच्छा, और के क्या है? तरंग संख्या। एक काम करना, तरंग संख्या की जगह 2 पाई बाई लेमडा लिख ही सकते हैं, अभी आपको समझाए थे। और ध्यान देना 2 पाई न्यू, आप सभी जानते हो न्यू इज इक्वल टू होता है सी बाई लेमडा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ना सी बटे लेमडा। अब देखो लेमडा से लेमडा कट जाएगा, तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, क्या बचा? तो ये भी तो सी के बराबर हुआ ना। कोई डाउट? बस यहीं से तो मिल गया अभी, बाकी बहुत ज़्यादा कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं। इसका गुणा इसमें करवाना, इसका गुणा इसमें करवाना, आंसर। तो ई नॉट क्या बताओगे? ई नॉट के बराबर वी नॉट ओमेगा। आंसर चेक करो किसमें मिल रहा है? ई नॉट के, वी नॉट ओमेगा, पहला ऑप्शन सही। कोई डाउट? आगे चलें? ठीक है बेटा, आप ध्यान देना, कह रहा है 1.2 अपवर्तनांक के पदार्थ से एक उभयोत्तल लेंस बना है। कोई कांच होगा, बात समझिए, या कोई पदार्थ होगा, उसका अपवर्तनांक 1.2 है, ये बता दिया। और कह रहा है उससे उभयोत्तल, उभयोत्तल का मतलब दोनों तरफ से उत्तल होगा, ऐसा लेंस बना है जिसकी दोनों, अच्छा वही चीज बता रहा है, यदि इसको 1.33 अपवर्तनांक वाले जल में डुबोते हैं तो वह कार्य करेगा। बहुत आसान काम है यार, मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था, वायु का बुलबुला, याद है ना? वायु का बुलबुला जो है बेटा, आप सभी जानते हो, उसके अंदर क्या होगा? वायु होगा, क्या होगा? और इसका अपवर्तनांक कितना होता है? 1, अप्रोक्सीमेट 1 होता है। बात समझ में आ रही? तो हम लोग 1 मान लेते हैं। अच्छा, इसको किस में डुबोया गया है? जल में। किस में डुबोया गया? मान लो जल में डुबोया गया। तो जब जल में डुबोया जाएगा तो जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है। अब देखो, कम अपवर्तनांक वाले पदार्थ को किस में डुबो दिया गया? अधिक अपवर्तनांक। अधिक अपवर्तनांक वाले में जब डुबोया जाता है तो इसका शेप कैसा है? दोनों तरफ से उत्तल है, लेकिन ये प्रकाश किरणों को करता क्या था? फैलाता था। क्या करता था बेटा? इसलिए किस तरह से व्यवहार करता था? अवतल। किसकी तरह? अवतल का मतलब अपसारी। क्या? ये प्रकाश किरणों को फैलाता था, अपसारी। तो डायरेक्ट यहाँ से बता सकते हो कि भैया कम अपवर्तनांक वाले पदार्थ को अधिक अपवर्तनांक वाले में डुबोया जा रहा है, तो अवतल की तरह बिहेव करेगा, भले ही उत्तल है। किसकी तरह बिहेव करेगा? अवतल। अवतल का मतलब अपसारी। ये तो हो गया ऐसे डायरेक्ट, इसको मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हो, बहुत आसान तरीका है। ध्यान देना, क्या आपने पढ़ा होगा लेंस मेकर फार्मूला? लेंस मेकर फार्मूला में आपने पढ़ा कि 1/f इज इक्वल टू n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2
R2। अब ध्यान से समझना, उभयोत्तल लेंस का है, क्या कहा, उभयोत्तल लेंस अगर है ऐसे, ठीक, तो पहले पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या होगी, ये बात समझ में आ रही है, R1 कैसा होगा, धनात्मक, यानी R1 धनात्मक होगा। और दूसरे पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या होगी यहां से यहां तक, R2 कैसा होगा, ऋणात्मक, तो ऋणात्मक ये प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब ध्यान से समझना, n जब उसको किस में डुबोया गया, जल में, पहले वायु में रखा था तो ये वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक था Ang, लेकिन जब जल में डुबोगे तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा, यानी WNG। कोई डाउट? अब आप सभी जानते हो बेटा 1N2 इज इक्वल टू होता है N2 अपान N1, तो यहाँ पर WNG इज इक्वल टू होगा NG अपान NW। कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? डायरेक्ट अपवर्तनांक बताने का मतलब आप सभी जानते हो, वायु के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, निरपेक्ष अपवर्तनांक, इतना माइनस इतना, और यहाँ पर क्या आएगा बेटा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान, बताओ कोई डाउट? अब आप एक चीज जानते हो यहाँ पर कि भैया ANG कितना है, ध्यान समझना, बातचीत में ANG कितना है आपको डायरेक्ट दिया जाए, वायु में रखा होगा तो 1.2, कितना होगा 1.2 बटे ANW कितना होगा 1.3, पानी का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष डायरेक्ट दिया है 1.33, 1.33, यहाँ पर जीरो कर सकते हो, -1, ठीक है भाई, और इंटू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। ध्यान से समझना, अगर आप चाहो तो दशमलव हटा दो, अंश में क्या बचेगा 120, क्या बचेगा 120, तो यहाँ पर देखना जो 1 अपान F होगा और W लिखना, यानी कि जब वाटर में हम लोग डुबोते हैं उसको तब उसकी फोकस दूरी 1 अपान 120 बटे 133, क्या है 120 बटे 133 और -1, और यहाँ पर क्या है 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। आपको साफ साफ दिख रहा है बेटा, ये पूरा पार्ट क्या होगा, धनात्मक, बताओ, और ये पूरा पार्ट होगा बेटा ऋणात्मक। क्यों? क्योंकि अंश छोटा है, हर बड़ा है, भाग करोगे 0 कुछ आएगा जो कि 1 से छोटा है, कम वाले में से ज्यादा वाले को घटा रहे हो, माइनस आएगा, नेगेटिव आ गया, और माइनस का प्लस में गुणा करोगे माइनस ही आएगा, और उल्टा करोगे तो जो आपका फोकस दूरी दिख रहा है वो कैसा आएगा, नेगेटिव, और यही तो प्लस पॉइंट है, यहीं से हम पता कर लेंगे, क्योंकि फोकस दूरी किसकी ऋणात्मक होती है, अवतल लेंस की, किसकी, तो ये किस तरह व्यवहार करेगा पानी में, अवतल लेंस की तरह, तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी बता सकते हो कि भैया ये अपसारी की तरह बिहेव करेगा। कोई डाउट? आगे चलें, ठीक है ना, कोई डाउट होना तो पूछना तुरंत। चलो आगे चलते हैं। कह रहा है समीकरण E इज इक्वल टू PC में E ऊर्जा तथा P संवेग है, यह समीकरण लागू होता है इलेक्ट्रॉन तथा फोटॉन दोनों के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए परंतु फोटॉन के लिए नहीं, फोटॉन के लिए परंतु इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं, ना तो इलेक्ट्रॉन के लिए और ना ही फोटॉन के लिए, ऐसे पूछ रहा है। बात समझ में आ रही है? कोई बात नहीं, हम सभी जानते हैं बेटा, यहाँ पर दिया क्या है, E इज इक्वल टू P इंटू सी, P संवेग है, रेखीय संवेग, लीनियर मोमेंटम बराबर होता क्या है, बोलो, mv, द्रव्यमान गुणे वेग। तो भाई कोई पार्टिकल है, अगर मान लो पार्टिकल है या फोटॉन है यानी ऊर्जा का समूह है, तो उसका जो द्रव्यमान होगा वो m, और वेग कितना होगा v इंटू सी। अच्छा आप सभी जानते हो E इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, mc², यही होता है। अगर इस रूप का आपको बनाना है तो इसका मतलब ये है कि ये तभी मिलेगा जब v इज इक्वल टू कितना होगा, कितना होगा। अब बताओ इलेक्ट्रॉन का चाल, इलेक्ट्रॉन के लिए भी तो पूछ रहा है, बताओ इलेक्ट्रॉन का चाल क्या प्रकाश की चाल के बराबर है, किसके बराबर है, फोटॉन के बराबर, फोटॉन की चाल है ना प्रकाश की चाल के बराबर है, तो यहाँ पर b की जगह c लिखेंगे तो इसका मतलब ये होगा mc इंटू सी, तो mc जो होगा ये फोटॉन का संवेग होगा, किसका होगा बेटा, फोटॉन का संवेग, क्योंकि उसका वेग आपने लिया है। अब ये मिलेगा आपको m, c और c का गुणा c², तो E बराबर mc², यानी ये किसके लिए सत्य होना चाहिए, फोटॉन के लिए। दूसरी चीज आप इसको प्रूव भी कर सकते हो, देखो प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा कितनी होती है, बताना बेटा, E बराबर h न्यू, क्या बात है, न्यू इज इक्वल टू c बाई लेमडा, c बाई, अच्छा डी ब्रॉगली जो परिकल्पना थी, लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन p, यानी कि संवेग, संवेग कितना है mc, फोटॉन का द्रव्यमान गुणे वेग, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे hc बाई 1 कर सकते हैं ना, अच्छा पूरे का बटा कितना करेंगे h बाई लेमडा की जगह कितना लिखेंगे, h बाई m इंटू सी,
ठीक है, सबसे नीचे का गुणा यहाँ होगा, इसका गुणा यहाँ होगा, करवा देते हैं। तो HC, अच्छा हमको P चाहिए ना, P लिख दो डायरेक्ट यहाँ पर, M से लिखो ही मत, क्या लिख दो, समीकरण में P है ना, तो ऐसे लिख दो P। ठीक है, अब डायरेक्ट गुणा करा देना बेटा, E बराबर है, तो P का गुणा किस में होगा, HC इंटू P अपॉन H का गुणा 1 में, ये E बराबर क्या आ गया, PC। ये किसके लिए आपने सॉल्व किया, फोटॉन के लिए, तो किसके लिए सही होना चाहिए, फोटॉन के लिए। तो भैया फोटॉन के लिए तो सत्य होगा, लागू होगा, और इलेक्ट्रॉन के लिए लागू नहीं होगा। तो कुल मिलाकर कौन सा ऑप्शन सही है, कोई डाउट किसी को नहीं ना, भैया मिलाते रहना थोड़ा उसको भी, उसमें दिया होगा ना आंसर दिया है ना, सब सही करवा रहे हैं ना, गलत तो नहीं करवा रहे, बस ठीक है, तुरंत बताना है ना। हाँ चलो, कह रहा है पीएन संधि में विसरण धारा का मान अपवाह धारा से अधिक होता, अपवाह का मतलब अनुगमन, बात समझ में आ रही है, अनुगमन धारा से अधिक होता है यदि संधि संयोजित हो। अच्छा, विसरण धारा का मतलब समझ लेना, विसरण धारा का, विसरण आपको बताया गया, विसरण में होता क्या, जो आवेश वाहक होते हैं वो उच्च सांद्रता वाले स्थान से, क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले में जाते हैं। जैसे धारा प्रवाहित होता है ना हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, ऐसे ही जो आवेश वाहक होते हैं वो उच्च सांद्रता वाले स्थान से या उच्च घनत्व वाले स्थान से, क्षेत्र से निम्न घनत्व वाले क्षेत्र में जाते हैं। तो जब जाते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं, आवेश वाहकों का क्या बोलते हैं, विसरण। तो इनके विसरण के कारण जो धारा बहती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विसरण धारा। अब आप ध्यान से समझिए, ये डायरेक्ट आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट है, क्योंकि आप सभी ने देखा जब हम लोगों ने ये अवक्षय परत है सपोज करना बेटा, ठीक है, ये पी क्षेत्र है और ये एन क्षेत्र है। पी क्षेत्र में कौन होता है, कोटर, एन क्षेत्र में बहुसंख्यक वाहक कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। बात समझ आ रही, जब इसको आपने प्लस से जोड़ा, इसको आपने माइनस यानी लो पोटेंशियल, इसको हाई पोटेंशियल, उसको लो, कौन सा है ये, अग्रदिशिक, कौन सा है बेटा, अग्रदिशिक बायस में अगर ये है तो आपको समझ में आता था कि जो आवेश वाहक होते थे उनका विसरण स्टार्ट हो जाता था, क्योंकि जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र होता था EI, उसके विरोध में ये काम करता था बाह्य वैद्युत क्षेत्र E, तो उसको कम कर देता था, और आवेश वाहक क्या होते थे, संधि की ओर फिर से आगे बढ़ने लगते थे, यानी उनका विसरण प्रारंभ हो जाता था। तो जब विसरण इसमें सबसे अधिक हो रहा है तो विसरण धारा किसमें होगी, अग्रदिशिक। बात समझ में आ रही है। और विसरण धारा की दिशा भी आप समझना, इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र से पी क्षेत्र में आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉनों के ठीक विपरीत डायरेक्शन में क्या होता है, धारा प्रवाह आप लोग मानते हो, तो विसरण धारा आई विसरण जो होगा वो इस तरीके से। कोई डाउट, तो अग्रदिशिक बायस में होगा कौन, पीएन। क्लियर है, कोई डाउट किसी बच्चे को। पश्चिम में तो आप लोग जानते थे दूर की ओर हटते थे ना संधि से, और कोई बायस नहीं है तब तो बात ही खत्म हो जाती। क्लियर, चलो आगे चलें। ठीक, क्या हुआ, कोई डाउट है, क्या दिया है बेटा, सेकंड मतलब पश्चिम, गलत है, उसको सही कर लो। अरे आप लोग पहले से जानते हो ना कि दूर हटने लगते हैं वो संधि से, विसरण रुक जाता है उनका और ज्यादा, वो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र का वहां सहायता करने लगता है, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। दूसरे का ध्यान से समझना बेटा, कह रहा है विशिष्ट चालकता सिग्मा, हालांकि इसको क्या लिखना चाहिए था, विशिष्ट चालकत्व या फिर केवल चालकता लिखना चाहिए था, ठीक है, कंडक्टिविटी, ठीक है, ओके। यौम अपवाह वेग यानी VD में संबंध के लिए समीकरण लिखिए। आसान है यार, देखो कैसे, अगर हम का की बात करें, एक मिनट जगह थोड़ा बना लिया जाए, दिख तो रहा है ना, चलो अब उधर भी कुछ हम लोग सॉल्व कर लेंगे। हाँ बेटा ध्यान देना, दूसरे का क्या कह रहा है, विशिष्ट चालकत्व, क्या कह रहा है, या फिर केवल चालकता बोलते हैं इसको, ठीक है। तो देखो चालकता सिग्मा एवं अपवाह वेग VD में संबंध के लिए समीकरण अगर आपको लिखना है तो आप सभी जानते हो, अगर आपको चालकता चाहिए तो उससे पहले आपको किससे निपटना होगा, विशिष्ट प्रतिरोध से, किससे, यानी कि रो। तो सबसे पहले आप रो की परिभाषा के अकॉर्डिंग उसका फार्मूला लिखना। रो इज इक्वल टू होता क्या था, किसी चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व J के अनुपात को हम लोग क्या बोलते थे, विशिष्ट प्रतिरोध। कोई डाउट, हमको सिग्मा चाहिए इसलिए इसका बटे 1 करके विलोमानुपात कर दो, तो 1 बटे क्या हो जाएगा बेटा, ये रो क्या हो जाएगा, 1 बटे रो यानी कि सिग्मा, और इधर J बटे E क्या हो जाएगा। आप सभी जानते हो जो धारा घनत्व तो J बराबर होता है बेटा वो I/A होता था,
प्रति एकांक क्षेत्रफल के लंबवत, है ना, किसी बिंदु पर जो गुजरती थी धारा, उसको हम लोग क्या बोलते थे, धारा घनत्व बोलते थे। अच्छा, आप सभी जानते हो I इक्वल टू, आप लोगों की फेवरेट गाली, क्या बात है, NEAVD अपॉन A, तो A से क्या होगा, चला जाएगा। J की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, NEVD, क्या लिख सकते हैं, और 1 अपॉन रो की जगह क्या लिख सकते हैं, सिग्मा। तो यहाँ पर तो हम लोग लिखेंगे बेटा सिग्मा, और J की जगह लिखेंगे NEVD और अपॉन E, और ठीक से लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, E को इधर भेज देना, तो सिग्मा इंटू E इज इक्वल टू NEVD। BD का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग। तो इसमें और चालकत्व में देखो विशिष्ट चालकत्व में संबंध, ठीक है। अगर केवल चालकत्व कहे तो उसका मतलब G इज इक्वल टू 1 अपॉन R, प्रतिरोध का उल्टा। विशिष्ट चालकत्व कह रहा है तो विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा, ठीक है ना, ये चीज। चलो भाई, कोई डाउट तो नहीं इसमें। अब दूसरे का खा, आप लोग बोल दो जल्दी से इनका स्टेटमेंट। भैया एम्पियर का परिपथीय नियम, तो ये तो करवाना जरूरी नहीं है ना, क्या होता है बताओ। किसी बंद पथ की सीमा के अंदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस लूप द्वारा या उस पथ द्वारा घेरे गए नेट धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो अब ये सब आप लोग लिखना है ना, क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई नेट। बात समझ में आ रही है ये। अच्छा, ग नंबर, ये सारे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, जितने बताए गए थे कि भैया ये सब इंपॉर्टेंट है, देख रहे हो, इन सब को अपने रडार पे रखना। 1 किलोवाट हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 AMU के तुल्य ऊर्जा हो गया। बात समझ में आ रही है, ये सारी चीजें जितनी आपको छोटी छोटी बताई गई हैं, सब परेशान कर सकते हैं एग्जाम में अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसलिए समझ कर जाना, रट कर नहीं। कह रहा है 1 किलोवाट का मान जूल में व्यक्त कीजिए। पहले तो ये बताओ ये क्या है, 1 किलोवाट किसका मात्रक है, बताओ, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बोलो बोलो किसका मात्रक है, वाट, वैद्युत ऊर्जा का, वाट वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है, वाट तो वैद्युत शक्ति का है। बात समझ में आ रही है क्या, शक्ति का होगा ना, फिर कंफ्यूज हो गए यार आप लोग, वैद्युत ऊर्जा का, ये नहीं कंफ्यूज हुई, जब पढ़ा रहे थे तब भी कंफ्यूज किए थे आप लोगों को, एग्जाम में भी कंफ्यूज करता है। अगर आप वाट देख रहे हो बेटा तो आवर भी तो देखो, वाट क्या है, शक्ति, आवर क्या है, टाइम, और P इंटू टी W के बराबर होता है, क्योंकि P इक्वल टू क्या होता है, W बाई T, तो T को इधर भेज देंगे तो W बराबर PT हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, और अगर गलत करके है तो मैं यहाँ भी पीटूंगा, इतना बताने के बाद भी। चलो भाई, तो इसका परिभाषा इसके इसी में छिपा हुआ है, 1 किलोवाट आवर है क्या, पहली चीज तो ऊर्जा है, तभी तो कह रहा है जूल में व्यक्त करो भैया, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। बात समझ में आ रही है, बहुत सारे संकेत रहते हैं आपको समझने के, तो सावधानी से करना। तो ध्यान देना, कह रहा है 1 किलोवाट ऊर्जा को आपको क्या करना है, जूल में व्यक्त करना है। 1 किलोवाट परिभाषा समझना, 1 किलोवाट वह ऊर्जा होता है जो किसी 1 किलोवाट वाले 1 किलोवाट शक्ति वाले परिपथ में 1 घंटे में क्षय होता है। कितने, तो परिभाषा याद है तो फटाफट निकाल लेंगे। कह रहा है निकालिए तभी हम आपको 1 नंबर देंगे, लिखेंगे तो नहीं देंगे। बात समझ में आ रही है, तो निकालना भी आसान है यार। देखो गा यहीं पर सॉल्व कर दे रहे हैं ना, दूसरे का गा, समझना भैया। 1 किलोवाट ऊर्जा है तो W बराबर फार्मूला क्या होता है, P इंटू टी, ठीक है। ऊर्जा की जगह लिखेंगे 1 किलोवाट आवर के WH। अच्छा, कितने शक्ति वाले परिपथ में, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट, 1000 का मतलब 10 की घात 3 वाट, और कितने समय में, 1 घंटे में। 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60, कितना बेटा, और कितने सेकंड, तो अब ये सेकंड में चेंज हो गया। अब ध्यान देना, जूल में व्यक्त करना है ना, तो जूल एसआई मात्रक होता है, इसलिए एसआई में लिखना सारी चीजें, ठीक। तो 36 हो जाएगा ना, और 2 जीरो बचेगा, तो 10 की घात 2 कर दो, इसको क्या कर दो, और 10 की घात 3 पहले से था तो जुड़ जाएगा, आधार समास गुणे में घातें जुड़ जाती है। और यहाँ पर बचेगा क्या, वाट सेकंड, क्या होगा, वाट सेकंड। एक अंक दशमलव को बाईं ओर लाएगा, 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 3 2 5 पहले से था, बाईं ओर लाए तो एक और ऐड हो जाएगा 6। इतना वाट सेकंड का मतलब जूल, यहीं से निकालू, W का मात्रक जूल होता है ना, और इसका वाट इंटू सेकंड, तो वाट सेकंड किसके बराबर है, जूल।
तो जहां पर वाट और सेकंड लिखा था वहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, जूल। यही तो आपसे पूछा था कि 1 किलो वाट आवर को किस में बदलना है, जूल में। तो बदल तो दिया आपने, इतना होता है। कोई डाउट नहीं ना? ठीक है। चलो अब इतने से काम चल जाएगा ना, दिख रहा है। ध्यान देना बेटा, अब आपसे पूछ रहा है घा स्वप्रेरकत्व का भिमीय समीकरण निकालिए। आसान है भाई, घा वहां पर सॉल्व हो गया है, घा देखना, दूसरे का घा। स्वप्रेरकत्व आप सभी जानते हो, L इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी, यही तो होता था, यही तो होता था। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, होना भी नहीं चाहिए, भूल जाओ कभी तो आप याद रखना, इसका डेरिवेशन भी बहुत छोटा सा है। स्वप्रेरण की घटना में ही तो उत्पन्न होता है स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरण की घटना में ही स्वप्रेरकत्व मिलता है। बात समझ में आ रही है? स्वप्रेरण की घटना क्या होती है, जब कोई एक कुंडली होती है या प्रणालिका होती है, उसमें आप धारा प्रवाहित कराते हो और उसी में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन कराते हो। तो जब तक परिवर्तन होता रहता है तब तक उसमें फ्लक्स में, उससे बद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है चुंबकीय क्षेत्र में। बात समझ में आ रही है? और जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होगा तब तक उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, प्रेरित धारा बहती है। उस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वप्रेरण। और उस कुंडली से बद्ध कुल फ्लक्स तो N5V होता था। कौन सा फ्लक्स? चुंबकीय फ्लक्स। भाई एक फेरे से 5V, दो फेरे से 2,5V, N फेरे से N5V। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था उसमें प्रवाहित धारा के। प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आता था L, यहां से भी निकाल सकते हो। 5V क्या है फ्लक्स, I क्या है धारा। बात समझ में आ गई? यहीं से हम लोग वैल्यू पुट करते थे और इसको प्राप्त करते थे, N5V की Li लिखते थे तो ये मिल जाता था। ठीक है, तो बहुत बड़ा नहीं है, अगर भूल जाओ तो ऐसे कर सकते हो। चलो यहां से आपको क्या निकालना है बेटा, विमीय सूत्र निकालना है। सबसे पहले तो जानो कि ये विद्युत वाहक बल है, इसका मतलब वोल्ट होता है। बात समझ में आ रही है? इसका भी आप कैसे निकाल सकते हो, वोल्ट। V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। डब्ल्यू क्या है कार्य, क्यू क्या है आवेश, आई क्यू इज इक्वल टू आई टी हो गया, और यहाँ डी आई अपॉन डी टी है, यहाँ निकाल लेंगे। चलो मैं आपको समझाता हूँ एक एक का निकाल के। ई का देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। ई इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं डब्ल्यू अपॉन क्यू, बोलो। अच्छा, डब्ल्यू का जो हम लोग फार्मूला लिखते हैं F इंटू एस, बल गुणे विस्थापन। बात समझ में आ रही है? बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन होता है, ऐसा लिख लो। और क्यू की जगह आई इंटू टी। अब अगर इसका बीमा निकालना है ना, तो डायमेंशन ऑफ ई इज इक्वल टू होगा क्या, बल का बीमा एम एल टी माइनस टू, यही तो होता है। एस विस्थापन का यल होगा, क्या होगा बेटा, एल, इतना इंटू यल। चलो अपॉन आई एम्पियर से ए हो जाएगा, और टी इसको सॉल्व कर लेंगे। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा तो मिलेगा एम एल, एल और यल इसकी आधार समान है, गुणे में घाते जुड़ जाएंगे 2, और टी माइनस 2। बात समझ में आ रही ना? एम हो गया, यल हो गया, टी हो गया, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ? ठीक है, एम लिख लिए, यल लिख लिए, टी लिख लिए। और देखो नहीं, टी देखो यहाँ पर एक है, आधार समान है, भाग में घाते घटेगी तो -1, और ए -1, क्योंकि यहाँ पर 1 होगा प्लस में, ऊपर जाएगा -1। ये किसका बीमा है भैया, ई का। तो यहाँ पर लिखना डायमेंशन ऑफ एल इज इक्वल टू, ई का बीमा पहले लिख लो, कितना है, एम एल टू टी माइनस 3 और ए माइनस, ये हो गया। बात समझ में आ रही है? बटे डी आई अपॉन डी टी दोनों लिख लेते हैं। तो डी आई मतलब धारा ही तो है, धारा का एम्पियर से ए, और बटे टी है, टी की पावर 1 होगा, यहाँ आएगा तो टी -1, और ऊपर जाएगा तो फिर प्लस हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है किसी बच्चे को? नहीं है ना? तो अगला स्टेप देखना, बराबर होगा क्या, तो आप बताओगे m, ठीक है, l 2, ये भी ठीक है। t देखना बेटा -3 था, बात समझ में आ रही है, और ये -1 है, आधार समान है तो भाग में घाते घटेगी, घटेगी तो चिन्ह बदलेगा, तो t -3 और ये -1 है तो +1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करना, t बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, 3 में से 1 जाएगा 2, t भी हो गया। अब क्या बच रहा है, a,
ए की पावर यहाँ पर कितना है बेटा, तो ए -1 और यहाँ पर वो +1 है ना, तो घटाएंगे तो फिर -1 हो जाएगा, तो -1 और -1 कितना होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, अगर कहीं गलत नहीं हुआ है तो। कोई डाउट किसी बच्चे को? नहीं, आगे चलें? ठीक, तुमको भैया सही है, आंसर तो है ना, कितना है बताओ? अच्छा ठीक है, नहीं दिया है कोई बात नहीं, आगे चलते हैं बेटा। घा हो गया ना, तो का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, घा हो गया। अंगा देखना, कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा इतनी है, हम लोगों को भी पता है इतनी ही होती है, बात समझ में आ रही है, क्योंकि वो मूल अवस्था में होता है, पहले कक्षक में होता है तो इतना ही होता है प्लस में, ठीक, क्योंकि ई इनफिनिट माइनस ई एन करते हैं हम लोग, और एन का मान एक लिखते हैं। लेकिन आपसे कह रहा है इसके इलेक्ट्रॉन की n बराबर 2 अवस्था में, n बराबर 2 अवस्था में आयनन ऊर्जा क्या होगा। कोई बात नहीं, हम सभी जानते हैं बेटा ई आयनन, ये फार्मूला याद रखना बेटा, ई आयनन बराबर ई इनफिनिट माइनस ई एन, कोई भी हो, बात समझ आ रही है, यहीं से निकालोगे। अच्छा, अगर हम ई एन की वैल्यू की बात करें बेटा, तो आप सभी जानते हो जो ई एन होता है -13.6 Z² बटे n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही तो होता है, यही होता है ना, चलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये होता है। पहली चीज तो हाइड्रोजन परमाणु, अगर हाइड्रोजन परमाणु तो Z का मान 1 हो जाएगा। अब n का मान उसने कह दिया है कि भैया जब दूसरे कक्षक में n बराबर 2 अवस्था में, यानी इलेक्ट्रॉन अब दूसरे कक्षक में, तब आपको उसका आयनन ऊर्जा बताना है, ठीक है। तो n का मान तो हम लोग 2 का स्क्वायर 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इनफाइनाइट की बात करें, ई इनफाइनाइट, तो n की जगह पर कितना लिखना होगा, इनफाइनाइट, तो यहाँ भी इनफाइनाइट रखोगे। इनफाइनाइट का मतलब क्या होगा, 1/0, और 0 का जाकर ऊपर गुणा हो जाएगा तो सब 0, तो जहां पर ई इनफाइनाइट है इसका मतलब ये क्या होगा, 0 बराबर 0 माइनस ई एन की वैल्यू हम लोग देख लेते हैं। तो n बराबर कितना लिखा है बेटा, 2, यहाँ पर वैल्यू पुट करो, तो पहली चीज तो माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, हमेशा प्लस में ही आता है, ये याद रखना, कितना होगा 13.6। अच्छा, हाइड्रोजन परमाणु है, तो हाइड्रोजन परमाणु में आप सभी जानते हो 1, यही तो होता है Z की वैल्यू, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 से गुणा कराओगे होता ना, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, बटे n², तो n की जगह कितना है, 2, 2 का स्क्वायर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर देखना बेटा, 13.6 को 4 से भाग करेंगे, 4 3 12, 3.4 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपसे उत्तेजन ऊर्जा पूछे तो मैंने आपको सिखाया है ई उत्तेजन जो होता है वो E2 माइनस E1, यानी जहां से आ रहा है उस कक्षा की ऊर्जा ले लो, और जिसमें आ रहा है उस कक्षा की ऊर्जा, उन दोनों को घटा दो, बात समझ में आ रही है, वही हो जाए। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? कह रहा है एक तरंग के तरंगाग्र की परिभाषा दीजिए, ये भैया तो आप लोग दीजिए, बताओ तरंगाग्र की परिभाषा बताओ। आपको पढ़ाया गया हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, और उसमें 3 बिंदुओं में आपको समझाया गया। पहले बिंदु में उन्होंने तरंगाग्र ही बताया, क्या बताया, याद रखो भैया। हाँ हाँ, माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित माध्यम के सभी कण कंपन की समान कला में हो, क्या कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। बात समझ में आ रही है? ये सब याद रखना, अगर नहीं याद रखते हो तो ये आपके स्वयं की जिम्मेदारी होगी, ठीक। चलो फटाफट उड़ा देते हैं इसको, देखो तो यहाँ पर बस 5 ही मिनट लगेगा, 30 हो जाएगा, खत्म। अब 2 ही पेज तो बचा है, अगले पेज में कुछ है नहीं, इसी पेज में जो है वो फटाफट देख लो, ठीक। देखो बेटा क्या कह रहा है तीसरे का खंड सा, दिए गए परिपथ में 10 ओम वाले प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए जबकि स्विच S खुला हो तथा बंद हो। ये आपको सर्किट डायग्राम दे दिया है, और 10 ओम वाला प्रतिरोध ये है, इसी में पूछ रहा है आई का मान बताना है। 2 कंडीशन दिया, 2 नंबर का है ना, 2 कंडीशन दिया, कहा एक बार ये स्विच खुला होगा और दूसरी बार बंद होगा। तो बड़ा ही आसान है भाई, ध्यान से समझना। फर्स्ट, जब S क्या है बेटा, खुला है, क्या है, अगर ये खुला है तो मान लो ये प्लस है ये माइनस है, यहां से धारा ऐसे आई प्रवाहित होगी इधर की ओर, तो इसमें धारा कितनी होगी, आई, और जब ये खुला है तो इसमें से धारा जाएगी नहीं, इसका मतलब इसमें भी धारा कितनी होगी, आई।
और फिर ऐसे चलिए। तो जब धारा समान है दोनों प्रतिरोधों में, इसका मतलब श्रेणी क्रम में, और अगर श्रेणी क्रम में है तो कुल प्रतिरोध क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध R1 प्लस R2, यानी 10 प्लस 30 बराबर 40 ओम, इतना पता हो गया। और आपको V दिया है कितना, 20 वोल्ट। तो I पूछा है, I इज इक्वल टू B अपान R होता है, V की वैल्यू 20 है, R की वैल्यू कितना है बेटा 40 है, 20 एकम 20, 20 दूना 40 होगा, 1/2, तो 1/2 का मतलब होता है आधा, यानी 0.5 एम्पियर। सॉल्व हो गया। सेकंड देखो बेटा, कह रहा है जब यस क्या होगा, बंद होगा, क्या होगा। अब आप ध्यान से समझना, अगर यस बंद होगा, ये ऐसे बंद होगा, तब देखो धारा का परिपथ क्या होगा, ऐसे चलेगा यहाँ से, वो धारा का रास्ता क्या होगा बेटा, ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे ऐसे। अब देखो यहाँ तो 30 ओम का प्रतिरोध है ना, यहाँ तो 30 ओम का प्रतिरोध है, अब वो प्रतिरोध वाले रास्ते से क्यों जाएगा, इधर तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं लगा। तो जब कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा है तो उसके लिए यही आसान है, वो ऐसे चला जाए, यानी इस वाले प्रतिरोध का कोई मतलब ही नहीं रह गया। ये 10th लेवल का क्वेश्चन आपको सिखाना चाह रहा है सर्किट, कि इस प्रतिरोध का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसमें धारा जाएगा। जब वहां पर प्रतिरोध है, यहाँ कोई प्रतिरोध नहीं, तो ऐसे चला जाएगा। धारा का रास्ता दिख रहा है आपको साफ साफ, तो इसमें एक का तो प्रतिरोध है 10 ओम, कितना है, हाँ, तो इसमें कितनी धारा अभी मान रखी है आपने, आई। तो यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है भैया 10 ओम होगा, कितना होगा 10 ओम, ठीक है। और V कितना होगा 20 वोल्ट। और अगर I पूछा जा रहा है तो I इज इक्वल टू V अपान R, V की वैल्यू 20, R की वैल्यू 10, 10 दूना कितना होगा, तो 2 एम्पियर। बताओ कोई डाउट, दोनों खत्म। अगला देखना बेटा, फटाफट देखना, कह रहा है एकीकृत परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU के समतुल्य ऊर्जा परिकलित कीजिए। पूछने लायक ही नहीं है, बात समझ में आ रही है, कितना होता है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ध्यान देना, अगर हम खा को सॉल्व करें बेटा, तो आप सभी जानते हो भैया ये बड़ा ही आसान है। अगर इसके तुल्य हम लोग ऊर्जा देख रहे हैं, E इज इक्वल टू डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर, यही तो होता है। और डेल्टा M द्रव्यमान आपको कितना दे दिया, 1 यूनिट एटॉमिक मास यूनिट, और इंटू सी स्क्वायर। आप सभी जानते हो 1 यूनिट की जो वैल्यू होती है बेटा, 1 यूनिट की जो वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम, यही तो होता है। किलोग्राम में वैल्यू रखोगे, सी की वैल्यू आप सभी जानते हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड रखोगे, उसका स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर 9, और 10⁸ का मतलब 16, 10⁸ गुणा कराओगे, जूल में एनर्जी आएगा, उसको भाग करोगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। और 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। 10�6 का मतलब 10 लाख हो ही जाएगा, तो मिलियन कर दोगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर इसको हम लोग सॉल्व करते थे तो कितना आता था बेटा, बताओ, लगभग 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही आ जाएगा, सॉल्व कर लेना, ठीक है। और आपको परिकलित करना है, तभी आपको 2 नंबर मिलेगा, अगर डायरेक्ट लिख दे तो 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो सॉल्व करवाया गया है, कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, नहीं तो हम आगे चलते हैं। गा नंबर देखना, बढ़िया क्वेश्चन, सेम इस टाइप का मैंने एक आपको दिया है टेस्ट सीरीज में, 2 क्षण चुंबक थे, ऐसे मैंने जोड़ कर दिया था, याद है ना। चलो ध्यान देना, उसी टाइप से यहाँ कह रहा है एक समान चुंबकीय आघूर्ण M1 बराबर M2 के 2 चुंबक। आपके पास 2 चुंबक है बेटा, बात समझ में आ रही, कौन कौन से, A1 और A2, और दोनों चुंबकों का जो चुंबकीय आघूर्ण है बेटा M1 M2 के बराबर है, किसके है, ठीक है, तो दोनों के बराबर है। अब कह रहा है कि 2 चुंबक दिए गए हैं, चित्र की भांति रखे हैं, जैसे चित्र दिया, एक ऐसे रखा है, एक ऐसे रखा है, ठीक है। यदि चुंबक A1 के द्वारा बिंदु P पर, किसके द्वारा, A1 के द्वारा बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इतनी है। अब आप ध्यान देना, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, क्वेश्चन लग जाएगा अपने आप, और आपको पहले से पढ़ा दिया गया। ये एक चुंबक है, ये साउथ है और ये नॉर्थ है, ये इसका ध्रुव हो गया। ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा होता है इसका अक्ष होता है, और इसके अक्षीय स्थिति में मध्य बिंदु से R दूरी पर बेटा जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, आप लोग लिखते थे उसको BA, बी एक्सियल होता था ना, क्या होता था, बी एक्सियल, अक्षीय। हाँ, तो यहाँ पर कितना होता था बेटा, VA इज इक्वल टू μ0/4 इंटू 2m, कितना होता था 2m/r3,
m क्या होता था, चुंबकीय आघूर्ण, जो कि यहाँ पर m1 दिया है, इसका m2 दिया है, और जब दोनों बराबर है तो m ही मानो यार, क्या m1 m2, बात समझ में आ रही है, ये हो गया। अच्छा, इसी के मिड पॉइंट से d दूरी पर, यहाँ d दूरी दिया है, हम लोगों ने r माना था, r वाला ही बता रहा हूँ, r दूरी पर इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होता है बेटा v इक्वाटोरियल, निरक्षीय, वो इसका आधा होता था, याद करो, 2 नहीं होता था, है ना, तो आधा होने का मतलब क्या होगा, b एक्सियल बाई 2, यानी कि यहाँ पर होगा म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू यम अपान आर क्यूब, यही तो होता था। अच्छा, डायरेक्शन भी देखिए, यहां पर जो डायरेक्शन होता था साउथ टू नॉर्थ होता था, क्या होता था बेटा, ये होता था, और यहां पर नॉर्थ से साउथ उल्टा होता था इसका, और इसके समांतर, इसके अक्ष के समांतर, ये होता था। बात समझ में आ रही है, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप ध्यान से देखना कैसे, इसके कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इधर की ओर होगी, साउथ से नॉर्थ की ओर, और अक्षीय स्थिति में इसलिए इसको हम लोग लिखेंगे V1, पहले के कारण V1 हो गया। अब दूसरा देखना बेटा, ये निरक्ष में है, किसमें है, निरक्ष में है, निरक्ष में अगर है तो आप सभी देख रहे हो नॉर्थ से साउथ की ओर, किसकी ओर, नॉर्थ से साउथ की ओर, इसके अक्ष के समांतर, तो नॉर्थ से साउथ की ओर यही अक्ष होगा इसका, इसी के समांतर, नॉर्थ ये था, साउथ ये था, तो नॉर्थ से साउथ की ओर, ये क्या होगा बेटा, V2, क्या होगा, तो आप पहले डायरेक्शन देखना, इन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री, ये बात तो समझ में आ गई। अब आपसे क्या रहा है, B1 की वैल्यू भी दे दिया, अभी हम लोग उपयोग में लाएंगे जब जरूरत होगी। दोनों चुंबकों के कारण बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। इस बिंदु पर परिणामी, एक के कारण B1, दूसरे के कारण B2, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी बड़ा आसान है, समांतर चतुर्भुज का नियम लगाना, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और cos थीटा का जगह 90 डिग्री रखोगे, cos 90 की वैल्यू 0, यानी लास्ट टर्म गायब, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही तो होगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी बेटा, आप लिखोगे v इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, और आप सभी जानते हो बेटा अंडर रूट, बातचीत नहीं समझो इसको, b1 स्क्वायर प्लस b2 की जगह हम लोग लिख सकते हैं बेटा b1 का आधा, b1 का आधा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे b1 बाई 2, क्योंकि ये अक्षीय वाला था ना b1, और b2 निरक्षीय वाला है, और जब दोनों में m1 m2 बराबर है तो हम लोग मान सकते हैं इसका अक्षीय का मतलब इसका अक्षीय, ठीक है, तो b1 का आधा हो गया, और इसका स्क्वायर था, तो b1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। अब देखो b1 कॉमन कर लेंगे, क्या करेंगे, b1 कॉमन हो जाएगा भैया, तो b1 स्क्वायर कॉमन कर लिए, अंदर बचा 1 प्लस 1/4, सॉल्व इट, अंडर b1 स्क्वायर है ना, वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, b1 आ जाएगा बाहर, ठीक है, और अंडर रूट 4 एक कम 4 और 1 5, 5/4, तो हर से 4 को भी बाहर करेंगे, लेकिन जब बाहर आएगा तो 2 आएगा क्योंकि वर्गमूल था, और अंदर क्या बचेगा 5, b1 की वैल्यू आपको दिया है, देखो a1 के द्वारा बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इतना टेस्ला, तो b1 की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट 5। अब देखो 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या बेटा 10 टू द पावर माइनस 3, अंडर रूट 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और क्या है, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता टेस्ला, खत्म। ये तो आप लोग पहले से जानते हो, आसान है। क्या कहा, सिलिकॉन पीएन संध डायोड में 20 वोल्ट का अग्रदिशिक विभव लगाने पर, ये आपको बी दिया है, क्या दिया बेटा, बी, और ये धारा दिया है 10 मिली एम्पियर, देखो बी कितना दिया 20 वोल्ट, धारा कितना दिया बेटा 10 मिली एम्पियर, बात समझ में आ रही, मिली का मतलब 10 गुणे 10 की घात माइनस 3 एम्पियर, और आपसे पूछा क्या, इसका अग्र प्रतिरोध R, तो R इज इक्वल टू होता क्या है V अपॉन I, यहां से हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसको सॉल्व कर लेंगे, बराबर B की जगह 20 और I की जगह 10 गुणे 10 की घात माइनस 3, देखना 10 दूना 20 बराबर 2 गुणे 10 की घात माइनस 3, अरे माइनस है ऊपर जाएगा प्लस, इतना क्या था बेटा प्रतिरोध ओम, इसका मतलब 2000 ओम, बात समझ में आ रही।